नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अखंड प्रताप त्रिपाठी। दिल्ली की चुनावी सरगर्मियां कुछ अलग ही बयान करती हुई नजर आ रही हैं और दिल्ली का जो चुनाव है इस बार बेहद दिलचस्प भी न होता हुआ नजर आया है। एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं जिसमें बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाए और कितना नहीं किया जाए, ये बीते कुछ चुनावों में पता चल चुका है। मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूं तो एग्जिट पोल में आपको बता देता हूं। पीछे बीते 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, झारखंड का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, आप कहीं का भी चुनाव उठा लीजिए, हमेशा हमारा एग्जिट पोल उसने हमें निराशित किया है। तो एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाए और यही जानने के लिए हम सीधे आज मयंक तिवारी से बातचीत करिए, उसके वहां तक जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं एग्जिट पोल के रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं। एग्जिट पोल 2013 में भी आया था, 2014 2015 में भी आया था, 2020 में भी आया दिल्ली चुनाव को लेकर के। और केवल एक एग्जिट पोल था जिसमें सही साबित होता हुआ नजर आया है एग्जिट पोल, जिसमें एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल, जिसमें उसने 2020 के चुनाव में कहा कि आम आदमी पार्टी की 63 सीटें आएंगी और 62 सीटें आम आदमी पार्टी की नजर आई है। लेकिन 2020 में टाइम्स नाउ ने कहा था आम आदमी पार्टी की 47 सीटें आएंगी, लेकिन और एबीपी सी वोटर ने कहा था 56 सीटें आएंगी। इंडिया न्यूज नेशन ने कहा था 55 सीटें आएंगी। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया उसने कहा था 63 सीटें आएंगी और इंडिया टीवी ने कहा था 44 सीटें आएंगी और टीवी 9 भारतवर्ष सिसरो ने कहा था 54 सीटें आएंगी। यानी कि सबने एक बात कॉमन थी कि सब आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन परिणाम क्या आया? परिणाम आया अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी 62 सीटों पर दिल्ली का चुनाव जीतती हुई नजर आई। अब उससे बड़ी बात बताता हूं आपको। साल 2015 जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए बदलाव वाला साल था, ऐतिहासिक चुनाव था। और उस ऐतिहासिक चुनाव में सबने सबने प्रिडिक्ट किया था कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है और कांग्रेस कहीं इधर भी नहीं दिख रही, उधर भी नहीं दिख रही है। तो उसमें भी आम आदमी पार्टी ने सबको धराशायी कर दिया। जितने सारे वोटर्स आए थे, जितने सारे एग्जिट पोल्स आए थे, सबको धराशायी कर दिया था और एक तरफा चुनाव को जीता था, जहां 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और जिसमें उसका वोट शेयर था जो वो 54 के पार पहुंच गया था। और बीजेपी का जो वोट शेयर था वो 32% के करीब में था। यानी सी वोटर ने कितने कहा था, पहले वो आपको बता देता हूं। सी वोटर ने कहा था 31 से 39 सीटें आएंगी। एबीपी निल्सन ने कहा था 39 सीटें। न्यूज नेशन ने कहा था 41 सीटें। इंडिया न्यूज ने कहा था 53 सीटें। टुडे चाणक्य ने कहा था, जो कि न्यूज 24 का है, उसने कहा था 48 सीटें आएंगी और इंडिया टुडे सिसरो ने कहा था 39 सीटें आएंगी। सभी लोग जिता तो आम आदमी पार्टी को ही रहे थे, लेकिन जो सीटों का आकलन है, मतलब टक्कर जो है वो कांटे की होने की बता रहे थे। और ये पोल ऑफ द पोल्स आया था, उसमें आए थे आम आदमी पार्टी को 43 सीटें आई थी और बीजेपी को 26 सीटें आई थी और कांग्रेस वो एक सीट पे। और चुनाव का परिणाम जो आया उसमें 67 आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करी है और एक सीट 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और कांग्रेस 0-0। तो जितने सारे एग्जिट पोल थे, 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, सब में धराशाही होते हुए एग्जिट पोल नजर आए हैं। तो इस बार का जो एग्जिट पोल है 2025 का, वो कितना अलग है, ये जानने के लिए हम सीधा मयंक तिवारी के पास चलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन एग्जिट पोल्स पे भरोसा किया जाए तो कितना किया जाए, और अगर नहीं किया जाए तो भाई आखिर क्यों ना किया जाए। और नहीं ना करने के तो कई सारे हमारे पास रीजंस हैं, कई सारे हमारे पास आंकड़े हैं ये बताने के लिए कि ये जो एग्जिट पोल्स है उस पर भरोसा ना किया जाए। अब क्यों ना किया जाए, चलिए जानते हैं मयंक तिवारी से, वरिष्ठ पत्रकार। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, सीधा सीधा पहुंचते हैं मयंक सर के पास। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव में जो सियासी सुगबुगाहट है वो देखने को मिल रही है? और जैसा कि पोल्स ऑफ द पोल्स निकलकर सामने आए हैं उसमें 39 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी महज 30 सीटों पर जाकर सिमटती हुई नजर आ रही है। और पोल्स ऑफ द पोल्स में सबसे बदतर स्थिति अगर किसी की है वो है कांग्रेस की। तो ये कैसे स्थिति है, देख रहे हैं कि क्या एक बार फिर से जो एग्जिट पोल है वो गलत साबित होते हुए नजर आएंगे? अखंड, देखिए, दो दो बातें हैं। पहली तो ये कि दिल्ली के चुनाव को समझने के लिए ना दिल्ली को समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये दिल्ली में कोई मूल निवासी नहीं है। दिल्ली पूरा भारत है और पूरे पूरे भारत का जो एक परिलक्षण होता है ना वो दिल्ली पे दिखता है।
7 बार दिल्ली उजड़ी, 7 बार बसी, और अंतिम बार जब हर्षवर्धन इंद्रप्रस्थ के बाद जो बसाया, फिर गुर्जर प्रतिहार और चौहानों के बीच में लड़ाइयां हुई, उसके बाद दिल्ली ना अनस्टेबल ही रही। मुगलों ने आके उसे स्टेबल किया, और 1911 तक तो राजधानी हमारी कलकत्ता थी। 1911 के बाद तो दिल्ली राजधानी बनी, रायसीना हिल्स बना, अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी घोषित किया। तो दिल्ली को समझने के, दिल्ली के चुनाव को, दिल्ली के लोकतंत्र को, दिल्ली के गणतंत्र को और दिल्ली के जनतंत्र के जनमन को समझने के लिए ये बहुत है कि आप दिल्ली के इतिहास के साथ साथ दिल्ली के वातावरण और दिल्ली के भूगोल को समझिए। दिल्ली का भूगोल ये कहता है कि एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। इन दोनों के बीच में बसा जो दिल्ली है वो गंगा जमनी तहजीब अपने साथ लाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जाट भी हैं, यहाँ गुजर भी हैं, यहाँ ब्राह्मण भी हैं, यहाँ पंजाबी भी हैं। पंजाबी इसलिए कि जब 47 का जो बंटवारा हुआ तो वहां से जो विस्थापित लोग थे वो यहाँ के अपनी कॉलोनियां बना के रहे। आज वो अब जैसे हम बात करते हैं कि 7 बार दिल्ली बसी और उजड़ी, तो दिल्ली के 2025 के इलेक्शन को भी उन्हीं 7 बिंदुओं पे देखा जाएगा कि क्यों? क्योंकि 25 का जो पूर्णतया मूलांक है वो 7 आ रहा है, 5 + 2 यानी 7। तो 7 के मूलांक पे हमें दिल्ली को देखना होगा। लेकिन ये जो हम बात करेंगे मूलांक की, ये सियासी मूलांक है, इसमें एस्ट्रोलॉजी का या एस्ट्रोनॉमी का कोई भी लेना देना नहीं है। पहली बात ये कि आप मयंक जी, आप 7 का जिक्र कर रहे हैं, तो 7 में भी एक और सभा जो है वो बीजेपी के कब्जे में है। हाँ, 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास हैं, और पिछले हर 3 लोकसभा में ये 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास रही हैं। यानी दिल्ली के गणतंत्र और दिल्ली के जनतंत्र का जो जनमानस था वो सियासी और पॉलिटिकली तौर पर ये हमेशा बताता रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे हम मोदी को चुनेंगे, लेकिन विधायी स्तर पे हमारे लिए काम करने के लिए केजरीवाल काफी हैं। लेकिन पिछले 7 महीने में ही, अगर पिछले 7 महीने में आप देखें, क्योंकि लगभग 6 महीने से केजरीवाल जेल से बाहर है, तो पिछले 7 महीनों का अगर टेन्योर आप देखते हैं तो उस 7 महीने में 7 बार सियासी मिजाज बदल चुका है। और दिल्ली में विधानसभा की सीटें भी 70 है, उसका भी मूलांक 7 ही है। तो हर लिहाज से हमें कम से कम 7 बिंदु ऐसे आते हैं जिन पे हमें इंप्रेसिव करना बहुत जरूरी है। पहला तो ये बीजेपी की स्थिति क्या है, दूसरा ये है कि आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है, तीसरा ये कांग्रेस की स्थिति क्या है, चौथा जब हम पर्टिकुलरली एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं तो मोदी की स्थिति क्या है, फिर हम अरविंद केजरीवाल की स्थिति के बारे में बात करेंगे, और सबसे बड़ी बात है जो होगी वो राहुल गांधी की होगी, और अंत में जाके इंडिया गठबंधन और अगले आने वाले जो 8 तारीख की बात है उसकी बात होगी। लेकिन जो सबसे पहले अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो 27 रोकना चाहता, ये जो दिल्ली के जो एग्जिट पोल्स आए हैं इसके बारे में अगर हम बात करें तो सब में लगभग 2 को अगर छोड़ दिया जाए, मैं जहां तक एक माइंड ब्लिंक है उसको छोड़ दिया जाए और एक वी प्रिसाइड करके उसको छोड़ दिया जाए, तो 2 को छोड़ सबने आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनवाई है। तो इसको किस नजरिए से देखा जाए कि क्या आम आदमी पार्टी चौथी बार वापसी करेगी या फिर बीजेपी 26 साल के सूखे को खत्म करके वापसी कर रही है? क्या एग्जिट पोल सही साबित होते हुए दिखाई देंगे? देखिए, अगर अभी तक लगभग 14 एग्जिट पोल आए हैं जिसमें बीजेपी 12-2 से आगे चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि दिल्ली का जो वोटर है, जो दिल्ली के 62% करीब 61-62% लोगों ने जो अपने वोट का इस्तेमाल किया, यानी लगभग 93 लाख लोगों ने जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वो साफ साफ ये बताता है कि भाई दिल्ली में कोई भी जो भी सरकार बनेगी वो मेजोरिटी की बनेगी। कोई भी घालमेल की सरकार या गठबंधन की सरकार बिल्कुल नहीं आने वाली है, ये एकदम स्पष्ट है। हाँ, इसमें दूसरा ये है कि एग्जिट पोल कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिट पोल की स्थिति आप हरियाणा में देखिए, एग्जिट पोल हम लोग तो उसमें एक चीज बड़ी एग्जिट पोल में एक चीज बड़ी निर्दयता से दिखाई कॉमन भी सब में है, वो है कि दिखाई दे रही है आती हुई। तो ये कांग्रेस का जो है वोट शेयर तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे एग्जिट पोल में, लेकिन जो इसका डेंट है, जो वोट शेयर बढ़ा उसका डेंट आम आदमी पार्टी को लगता हुआ नजर आ रहा है।
नहीं ऐसे ही पहले पहले हमें एग्जिट पोल पे चर्चा कर लेनी चाहिए जहां तक, उसके बाद क्योंकि जो क्या है कि किसको कितनी सीटें मिली वो कल 6 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के साथ शुरू होगी। हमें इससे ज्यादा पहले एग्जिट पोल पे चर्चा इसलिए करनी चाहिए कि देखिए एग्जिट पोल जो आया उसने ये तो तय कर दिया कि अगर जो सरकार बन रही है वो स्पष्ट बहुमत की बन रही है। एक ये जनमानस ने तय कर लिया है कि हम दो पार्टियों को मिला के बिल्कुल भी दिल्ली की सरकार नहीं चलाना चाहेंगे 2030 तक। तो जो भी, चाहे वो केजरीवाल आते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 27 साल बाद, बनेगी किसी एक की। अब इसमें दूसरी बात, दूसरा ट्रिगर पॉइंट क्या है कि सरकार केवल दो ही पार्टियों की बनेगी, या तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 27 साल बाद वापसी करेगी, या फिर केजरीवाल लगातार चौथी बार दिल्ली के सीएम बनेंगे। और केजरीवाल अगर नहीं बनते हैं तो दो नहीं, ये जो 14 जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ये दो चीजें एकदम साफ है। परिणाम क्या निकलेगा, क्योंकि मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं तो मैं कोई भी एग्जिट पोल पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा, लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, क्योंकि आप चाहे 2013 का एग्जिट पोल दिल्ली का देख लीजिए, 2015 का देख लीजिए, 2020 का देख लीजिए, सबने आम आदमी पार्टी की सरकार तो बनाई थी ना, और स्पष्ट बहुमत से बनाई थी। ये तो कहीं नहीं था कि दिल्ली बीजेपी और उसमें दोनों में कांटे की टक्कर हो रही है। 2015 का भी देख लीजिए, 2020 का भी देख लीजिए, तो ये तय है 2025 में। 2013, 2015, 2020 इनका एग्जिट पोल का जिक्र किया, तो आपको एक बात और बता दूं कि इन तीनों एग्जिट पोल्स में जो एग्जिट पोल आए थे उसमें कोई भी जो रिजल्ट आए थे उसके आसपास भी नजर नहीं आए थे। जैसे 2000 केवल एक एग्जिट पोल था, वो था इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वही पास में आया था, वो भी 63 सीटें दी थी और 62 सीटें 2020 में आई थी। ऐसे लेकिन 2015 में एक भी भारतीय राजनीति में आज के समय में एग्जिट पोल सियासी पकवान में नमक की तरह हो चुके हैं। नमक आप कितना डालेंगे, स्वादानुसार डालेंगे, कोई कम खाता है कोई ज्यादा, लेकिन आप एक प्रिसाइज कहें कि नमक के कितने कण डाले गए, ये कोई नहीं बता सकता। हाँ, नमक मेरे स्वाद के अनुसार था, मेरे स्वाद के अनुसार नहीं था, ये तय हो सकता है कि खाना नमकीन था। बस अब एग्जिट पोल की विश्वसनीयता, एग्जिट पोल की यथार्थता, एग्जिट पोल की कॉम्पेटिबिलिटी, ये केवल इतनी ही बची है कि हाँ, खाना नमकीन है, लेकिन खाने में नमक की मात्रा है कितनी, NaCl कितना है उसमें, उसकी सांद्रता क्या है, उसका pH मान क्या है, कोई एग्जिट पोल आपको नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि या तो उनकी जो मेथोडोलॉजी है उसमें कोई झोल है, या फिर जनमानस के मन को पढ़ने के लिए वोटिंग के बाद जो सवाल बनाए जा रहे हैं, जो क्वेश्चनायर तैयार किए जा रहे हैं, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है कि आप उसको अपने ही बनाए सवालों को ना, उसको प्रोसीजर नहीं कर पा रहे हैं उसको जा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा 2024 का लोकसभा चुनाव धाराशाही, हरियाणा का चुनाव धाराशाही, झारखंड का चुनाव धाराशाही, महाराष्ट्र का चुनाव एग्जिट पोल धाराशाही। तो ये कैसे एग्जिट पोल बना रहे हैं कि आप कभी भी कोई एक स्पष्ट बहुमत बता ही नहीं पा रहे हैं। तो एग्जिट पोल को या तो आप धोखेबाजी के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब 2024 के एग्जिट पोल सामने आए थे तो 31 लाख करोड़ शेयर मार्केट में डूबे थे। 31 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट, 31,000 या 31 लाख करोड़ ऐसे कुछ अमाउंट था, जिसपे राहुल गांधी ने काफी ज्यादा बयानबाजियां भी की थी, सरकार को घेरते हुए नजर आए थे और एग्जिट पोल पे कई सवालिया निशान भी खड़े हुए थे। लेकिन ऐसे में अगर आज जो हो रहा है, क्या एग्जिट पोल पर भरोसा किया जाए? देखिए, एग्जिट पोल का भरोसा ना अल्फ्रेड नोबल के डायनामाइट की तरह है। आपके हाथ में डायनामाइट आएगा या कुछ आतंकवादियों के हाथ में डायनामाइट आएगा तो उससे मानव का विनाश होगा। अगर भाई आप पहाड़ के नीचे लगाते हैं तो उसमें माइंस बन जाएंगी और उससे आर्थिक विकास होगा। तो बिल्कुल ये जो एग्जिट पोल है, आपने भी काम किया कई चैनल्स में, मेरा भी 17-18 साल का अनुभव है, कुछ जगह हम साथ भी रहे, तो हमने अपनी आंखों से देखा, आपने भी देखा है कि जो डेटा हमारे पास आता है उसको किस नजरिए से देखना है। अगर आपके पास एक हीरा है, वो कितने कैरेट का है, उसको देखने का नजरिया क्या होगा, वो किस तरह से तराशा जाएगा, ये आपके हमारे के साथ साथ हमारे मालिकों के स्वार्थ के हितों पे तय होते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है कि सरकार किसकी बन रही है, वो 2 मिनट का, या वो कहना कि ख्याल गालिब का ख्याल अच्छा है, उस तरह वाली मेंटालिटी में लोग घुस चुके हैं। तो डेटा का जो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा।
क्यों? क्योंकि जो फला फंडिंग कर रहा है वो 4 दिन नाराज हो जाएगा, तो इस महीने की सैलरी कहाँ से जाएगी? फलानी जगह फलाने की सरकार है तो वहां से टेंडर आने बंद हो जाएंगे, वहां से सरकारी ऐड आना बंद हो तो मैं जाएगा, 25 करोड़ है वो बंद हो जाएगा। तो वो अपने मालिकों को, अपने स्वार्थों को हित में रखते हुए ना उस तरह के चश्मे से उस डेटा को देखा जा रहा है। समस्या यहाँ पे है, और यही सब जब तक इस समस्या से हम निकलेंगे नहीं तब तक एग्जिट पोल, और शायद इसीलिए एग्जिट पोल पिछले 25 साल में एग्जिट पोल का जो दुनिया है, जो एग्जिट पोल की विश्वसनीयता वो सब खत्म हो चुकी है। अब लोग हंसते हैं, केवल इसका जो उलाला उलाला वाली गाना है ना कि एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, तो ये एग्जिट पोल की डर्टी पिक्चर ही हो चुकी है, बन के रह गई है। बाकी इसमें कोई नहीं है, और बाकी जो डेटा है वो मिर्च मसाला लगा के देखा जाता है, उसमें 4 घंटे गेस्टों को पैसे बांटे जाते हैं और कुछ मतलब जो दर्शक है उनको मजा मिलता है, और केवल सवाल दो ही है कि वोट ऑफ परसेंटेज कितना है, सरकार किसकी बन रही है। इसके अलावा तीसरा तो उसमें कुछ है नहीं। एक सवाल और बड़ा, ये एक मतलब कॉमन सवाल, अगर दिल्ली में मैं जब फील्ड पे उतरा, मैंने एक चीज देखी थी दिल्ली में, नोटिस किया था मैंने, सब लोग बस एक ही सवाल है सबका, मतलब 2 सवाल कॉमन है, या केजरीवाल आएंगे या केजरीवाल नहीं आएंगे। मतलब स्थिति कितनी भी बद से बदतर हो, कितनी गई गुजरी हो, सवाल सबका एक ही है, सवाल सभी का एक है, केजरीवाल। यानी सब पूरी जो सियासी बुनियाद है वो एक ही तौर पे, जो सियासत है पूरी एक ही चक्की के इर्द गिर्द घूम रही है, उसकी धुरी कौन है? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल आएंगे या केजरीवाल नहीं आएंगे। तो अब एक चीज और मैं आपसे ज्यादा समझना चाहूंगा कि अगर ये एग्जिट पोल को सच मान लिया जाए, अगर ये एग्जिट पोल को सच मान लिया जाए, तो क्या जो सबसे बड़ा डेंट है आम आदमी पार्टी को मिला है वो किसकी वजह से मिला है? यमुना, या सड़कें, या पॉल्यूशन, या फिर कांग्रेस? नहीं, सबसे बड़ा डेंट, अगर यहाँ पहले तो हमें एग्जिट पोल को सही मानना ना मानना ये तो एग्जिट पोल वालों का काम है। हमें बताना है कि वस्तु स्थिति अगर ये हो जाती है तो आगे की स्थितियां क्या बनेंगी, इस पे चर्चा ज्यादा जरूरी है। अगर ये मैंडेट कल ईवीएम से यही मैंडेट निकलता है तो क्या होगा? उसमें भी अगर वो कह रहे हैं ना कि मामला कांटे का है और चुनाव तो फंसा हुआ है, इसमें कोई मतलब 2-3 राय कोई है ही नहीं, चुनाव फंसा हुआ है। जैसे बचपन में हम लंगड़ लड़ाते थे, एक मांझे में पत्थर को बांध के 2 लोग ऐसे रह के फिर उसको खींचते थे, जिसकी डोर हल्की कमजोर होती थी वो टूट जाती थी। अब यहाँ समस्या क्या है कि 2 चीजें कोई नहीं समझ पा रहा। दिल्ली का चुनाव फंसा है, दिल्ली का चुनाव एकदम मैशी है, वो और एकदम दूध और पानी की तरह, जिसे कोई हंस ही अलग कर सकता है। वो हंस हमारे वोटर हैं जिन्होंने कर दिया है। अब ये है कि दिल्ली का वोटर भले कितना भी चुनाव फंसा हो, वो बनाएगा पूर्ण बहुमत की सरकार। तो पूर्ण बहुमत की सरकार अगर बन रही है तो फिर मामला फंस कैसे सकता है भाई? 37-36 पे आपको मिल रहा है बहुमत, तो अगर 37 किसी के पास आ गई सीटें तो पूर्ण बहुमत हो जाएगा, और 37 के बाद जो सीटें बच रही हैं वो 43 बच रही हैं, सॉरी 33 बच रही हैं, तो 33 सीट वाला तो विपक्ष में बैठेगा। लेकिन अब ये लोग कह रहे हैं कि अगर मोटा भाई जैसे लोग या अमित शाह जैसे लोग कहते हैं, जो आज सुबह केजरीवाल ने अपने ट्वीट किया कि उनके 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ की के फोन कॉल्स आ रहे हैं। अब अरविंद, अगर इसको बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा भी देखा जाए तो ये साफ पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से धराशायी हैं, गिरे हुए हैं, और मतलब उनको घुटना टेक दिए, क्योंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद, मतदान के बाद, एक मिनट मुझे बात पूरी कर लेनी चाहिए। इसका अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि आम आदमी पार्टी की जगह बीजेपी धराशायी हो, क्योंकि बीजेपी को लग रहा भैया इतनी सीटें हमारी नहीं आ रही हैं, तो हम चलो जोड़ तोड़ वाली जो राजनीति करते हैं वही कर लेते हैं। नहीं, वही मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि एक 60 किलो का पहलवान है और एक 45 किलो का पहलवान है, लेकिन जो 45 किलो वाला पहलवान है वो ओलंपिक का सिल्वर मेडलिस्ट है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट की भी बात नहीं कर रहा हूं। और जो आपका 60 किलो का पहलवान है वो अभी इंडिया का नेशनल गेम्स खेल के अखाड़े में है। आप एकदम ये लगा सकते हैं कि दांव पेज और अनुभव किसके पास ज्यादा होगा, और बॉडी लैंग्वेज की भी बात आप लगा सकते हैं। अभी मतदान खत्म हुए केवल 7 से 8 घंटे हुए थे, और ट्विटर पे इस तरह की पोस्ट डालना कि हमारे 16 उम्मीदवारों को बीजेपी ने 15 करोड़ की रिश्वत की बात करके उनको फोन किए, आपने किसी का नाम नहीं डाला। अगर आपके पास इतनी साक्षी थी, कट्टर ईमानदारी थी, तो आप 16 के 16 का नाम डाल देते।
बीजेपी बीजेपी तो अभी भी शांत है, बीजेपी ने ऐसा कोई फुहरता नहीं की, उसको अपनी शांत यानी, और ऐसा काम न 2015 में केजरीवाल ने किया था, न 2020 में किया था। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई? ये परिस्थितियां हैं एंटी इनकम्बेंसी की, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हो सकता है बातें गलत हो सकता है ये जो एग्जिट पोल हो वो गलत साबित हो जाएं, जो 2 एग्जिट पोल हैं वही सही साबित हो, लेकिन जो अभी बॉडी लैंग्वेज बता रही है अरविंद केजरीवाल की, वो ये बता रही है, वो ये दर्शा रही है कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी के आगे घुटने टेक चुके हैं और अपनी हार मान चुके हैं। और उसमें सबसे बड़ा डेंट है, अगर इस बार भी अरविंद केजरीवाल जीत के आते हैं तो ये तय है कि अरविंद केजरीवाल की सीटें घटेंगी, और वो सीटें भी केवल 2-4 घटने वाली नहीं है, वो कम से कम 14 से 15 का डेंट लग रहा है। और 14 से 15 का डेंट लगने का मतलब है कि दिल्ली विधानसभा में जो बीजेपी का विपक्ष जाएगा वो बहुत मजबूत जाएगा। हर रोजाना आपको प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, विरोध देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल के साथ जो ईडी ने किया, जान के वो उन्होंने अपने आंसू खूब बहाए, हर जगह रोए, जितना ड्रामा, मेलो ड्रामा हो सकता था, सियासी ड्रामा हो सकता था, वो उन्होंने किया, जो अक्सर हमें केवल पाकिस्तान के सियासतदानों के साथ देखने को मिलता है। उसका समस्या होगी क्या? अब अरविंद केजरीवाल के चरित्र पर, उनकी कट्टर ईमानदारी वाली सोच पर इन सब पे सवाल उठेंगे। क्यों? कि आपने अगर मैं आपको बताऊं रंग जी कि इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया था कि अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता मुझे वापसी कराएगी, अगर जनता ने ही उन्हें हरा दिया तो बीजेपी तो मतलब डबल पास ही, मतलब दोनों सिद्ध भी उसी बीजेपी की, पट भी उसी की। अगर अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं, अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ से हार जाते हैं तो उनको लगी भाई जनता के बीच में जाएगा ना, अरविंद केजरीवाल तो चोर है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर डेंट लग गया है, अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदार वाली छवि तो खत्म हो गई है। और दूसरी चीज, बीजेपी का जो दिल्ली की सत्ता है वो भी आम आदमी पार्टी के हाथ से चली जाएगी। ये तो डबल, एक तरीके से दोहरी जीत हो गई ना बीजेपी की, और ये दोहरी हार है आम आदमी पार्टी की। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल भी साइडलाइन लग जाएंगे और आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी। इसको एक ना रणनीति के तौर पे देखा जा सकता है, इसको एक रणनीति के तौर पे देखा जा सकता है कि दिल्ली इलेक्शन से लगभग 6 महीने पहले सब के सब नेता, उनके जो 4 लीडरशिप की वो बात कहते, वो सारे लीडरशिप बाहर थे और सब ने गोलमेज किया है, सब ने गोलमेज करके एक अपनी आर्मी बना के हर टीवी चैनल को अपने इंटरव्यूज दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अकेले नहीं दिया है, सब के सब एक साथ गए हैं। अब उसमें समस्या ये होगी कि जो अभी तक नीचे की जो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर था, जो कल को कह रहा था कि ठीक है मोदी जी मेरे लिए नेशनल में है और विधानसभा में मैं केजरीवाल के साथ काम करूंगा, अब वो सवाल उठाने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि वो भी अब ये 22 राज्यों की एनडीए की सरकार को देख के वो ये कह सकता है कि एक बार हम क्यों नहीं डबल इंजन की सरकार देख के काम कर सकते हैं। और डबल इंजन वाली बात अगर देखी जाए तो एमसीडी में तो अब तो आम आदमी पार्टी है और सरकार में भी वो थी, तो आपके पास तो था डबल इंजन। आपने किस तरह से डबल इंजन चलाया? आपने कहा कि बीजेपी वाले गुंडे हैं, आपने कहा गाली गलौज वाली पार्टी, मतलब आपके नेताओं ने भी तो अपनी जुबान पे कोई कंट्रोल नहीं रखा, उन्होंने शीश महल चलाया, आपने प्रधानमंत्री का आवाज दिखाने लगे। मैं कह रहा हूं कि अगर हम एक बड़े घर में रह रहे हैं, 2 भाइयों के बीच झगड़े भी हैं, तो दोनों एक दूसरे का कमरा ही दिखाएंगे ना। आप ये थोड़े कि छोटा भाई जाके बाहर जाके गोबर लेके घर के ऊपर ही फेंकने लगेगा। उस घर में तो माता पिताजी की भी इज्जत है, भाई बहन की भी इज्जत है, जीजा और भाभीियों की भी इज्जत है, और ये एंसेस्टर जो बाबा दादा रहते हैं उनकी भी विरासत है, सब पे थोड़े उछालने लगेगा। अब समस्या ये आती है कि अगर अरविंद केजरीवाल को डेंट तो लगने वाला 2025 के इलेक्शन में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका कारण क्या है? कारण यह है कि कट्टर ईमानदार छवि दर्शाने वाले केजरीवाल एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो गए। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। तीसरी बात, जो जिन योजनाओं को वो कह रहे थे कि ये केवल ओरिजिनली आम आदमी पार्टी की योजनाएं हैं, उसको अब उससे ज्यादा बाकी लोग दे रहे हैं। तो दिल्ली के लोग ये भी समझ रहे हैं कि अगर केजरीवाल को तो 2 बार 10 साल दे ही दिए, ठीक है, अगर वही सुविधाएं केंद्र सरकार के साथ प्लस में मुझे मिल रही हैं, तो अब मेरे पास तो सब्सक्रिप्शन प्लस का हो गया, तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट 3.0 प्लस क्यों ना इस्तेमाल करूं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट 3.0 क्यों इस्तेमाल करूंगा? तो एक ट्विस्ट ये भी है। अब अगर कल को 8 तारीख की सुबह जब ईवीएम खुलते हैं और ये नतीजे खुदा न खास्ता सच ही साबित हो जाते हैं,
तो क्या होगा उसमें, उस सिनेरियो में ना बहुत बड़ी पिक्चर है, क्योंकि ये हमेशा से माना जाता रहा कि 2025 का दिल्ली का इलेक्शन भारत की सियासत में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। भूचाल का मतलब इसमें 2-3 नेताओं के, 2-3 पार्टियों के आने वाले भविष्य कि वो उरूज पर चढ़ेंगी या फिर दफन हो जाएंगी। दफन का शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पूरी की पूरी आइडियोलॉजी खत्म होने तक की बात है। क्यों? अगर दिल्ली का इलेक्शन केजरीवाल खुदा ना खास्ता हार जाते हैं, भले ही वो 37 और 33 का ही माजरा क्यों ना हो जाए, अगर ये विपक्ष में बैठते हैं तो पहली बात ये कि अरविंद केजरीवाल विपक्ष में बैठे रहेंगे, आपके पास पावर नहीं रहेगी। आपने हमेशा एलजी के ऊपर आरोप लगाया, एलजी बीजेपी का ऑलरेडी है ही, अब बीजेपी की केंद्र और यहां दोनों की जगह सरकार रहेगी, तो आपके ऊपर जो कार्रवाई हो रही थी, कानूनी कार्रवाई, वो 100 गुना तेज हो जाएगी और आप फिर से आप जेल में हो जाएंगे और बाकी वो लोग भी जो बेल पर हैं वो भी शायद जेल में चले जाएं। अब ये समस्या आएगी पार्टी को संभालेगा कौन, क्योंकि अभी तक जो भी जुड़े हैं पार्टी से वो ये है कि 12 साल 13 साल की पार्टी है और पार्टी ने 12 साल में अपने को नेशनल पार्टी बना लिया है, तो हमारे लिए मैदान बहुत बड़ा है, इसीलिए लोग इससे जुड़ रहे हैं। तो उस मैदान जैसे ही ये उल्टा पासा पड़ता है तो उसका असर केवल दिल्ली नहीं बल्कि पंजाब और गोवा तक में पड़ने वाला है। आपने गोवा का चुनाव लड़ा, वहां आप हारे, आपने गुजरात का चुनाव लड़ा, वहां बुरी तरह हारे, आपने कश्मीर में एक आपका विधायक जीत के गया, आप अच्छे मतलब अच्छे रनर के साथ आप बॉलिंग करने उतर रहे हैं। अब समस्या ये होगी कि इस पार्टी के अंत का खतरा बहुत तेजी से मंडराने लगेगा। ये तो है कि अगर वो हारते हैं। एक सवाल दूसरा, अगर नई दिल्ली जो विधानसभा है वो बड़ी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है। मतलब 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक पूर्व मुख्यमंत्री, ये तीनों लोग चुनावी मैदान में, तो यहाँ से नई दिल्ली का क्या सियासी आंकड़ा नजर आता हो, आपको दिख रहा है? क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण है कि ये कहा भी जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है, बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो जहां तक है कि नई दिल्ली की जो सीट है, नई दिल्ली की जो सीट है, तो वहीं से एक मुख्यमंत्री निकलता हुआ नजर आएगा। और जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, यानी कि अरविंद केजरीवाल जिस सीट से लड़ रहे हैं, उनके अपोनेंट है साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा। परवेश वर्मा जो है वो या तो वो सीएम हो सकते हैं अगर वो जीतते हैं तो, वरना बिदुड़ी है ये ऑप्शन में। अगर ये दोनों ही हार जाएं, आतिशी और अरविंद केजरीवाल दोनों को हरा दें, तो ये राजनीति की स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। तीसरा फेस कौन है? और अगर परवेश वर्मा जीतते हैं और यहाँ क्या नाम है बिदुड़ी भी जीत जाते हैं, तो बिदुड़ी मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर परवेश वर्मा? देखिए, बीजेपी का मत एकदम साफ है कि उन्होंने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपना चुनाव लड़ा है और बीजेपी में हमेशा से होता रहा है कि संसदीय बोर्ड तय करता है कि संसदीय दल का नेता कौन होगा। तो इसमें हाँ ना नाम तय टॉस करना, पर्ची निकालना, इसकी कोई संभावना है ही नहीं। जो तय करेगा संसदीय बोर्ड, नेता वही होके आएगा। संभव ये भी है कि कोई नया नाम आ जाए जो इन 70 में ना हो, वो उठ के आके यहाँ संभाल ले, पावर संभाल ले। एक ऐसी दुष्यंत कुमार गौतम, उनका नाम भी सीएम की रेस में है। दुष्यंत कुमार गौतम, अभी तक हमारे देश में अभी मौजूदा स्थिति में कोई भी दलित नेता है वो मुख्यमंत्री नहीं बना है, अभी मौजूदा समय में नहीं है। तो दुष्यंत कुमार गौतम एक ऑप्शन हो सकते हैं बीजेपी के लिए। और अंबेडकर वाली जो छवि बनाई थी, अंबेडकर वाला जो बयान था, उसको लेकर के एक उधर डेंट जो लगा था उस पर एकदम लीपापोती कर सकती है बीजेपी। नहीं, वो अगर अंबेडकर वाला डेंट उसे हटाना है, उसके लिए उसको कमबैक करना है, तो अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी खाली है। बीजेपी के पास तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी कुर्सी खाली है ना, वो वहां से भर के उसकी भरपाई कर लेगी। तो दिल्ली जैसे स्टेट पे इतना गैम्बल नहीं खेलेगी, वो बड़ी सोच समझ, क्योंकि 27 साल बाद वो आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं ये पहले मैं स्पष्ट कर दूं, अगर आ रहे हैं तो चुनाव आयोग की कोई भी टिप्पणी इस पे नहीं है कि वो आ ही रहे हैं। ये अगर एग्जिट पोल को आधार बना के मैं केवल बोल रहा हूँ। दूसरी बात, आपको बंगाल के चुनाव जरूर देखने चाहिए। पिछले बंगाल के चुनाव में क्या हुआ कि नंदीग्राम से ममता को हराया गया, एक तमगा तो आपने हासिल कर लिया, लेकिन आप 70-100 के नीचे अटक गए। वहां भी एग्जिट पोल ने कहा था बीजेपी 200 पार जा रही है, बीजेपी 120 जा रही है, ममता की सरकार नहीं आ रही। लेकिन ममता
ममता के कैडर और आम आदमी पार्टी के कैडर में जमीन आसमान का अंतर है। वो है क्यों? क्योंकि दिल्ली सेंट्रल है, सबकी नजर दिल्ली पे होती है, क्योंकि दिल्ली नेशनल हेडलाइंस बनती है। अब अगर अरविंद केजरीवाल अपनी ही सीट से हार जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल के सियासी भविष्य पे बहुत बड़ा सवाल लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यकीन कौन करेगा? कौन यकीन करेगा कि आप में हम यकीन करके कि आप बहुत बड़ा आपके पास कोर वोट है, आप संगठन चला रहे हैं और सब कुछ करने के बाद अब जब आप अपनी ही सीट नहीं बचा पा रहे हैं तो लोगों का क्या कल्याण करेंगे? और जब हमें आप में ही विश्वास नहीं रह जाएगा तो कार्यकर्ता क्यों जुड़ेगा? किस लिए कार्यकर्ता जुड़ेगा? वो अपनी आवाज कैसे उठा पाएगा? कि जब आवाज क्या, जिस आवाज में दम नहीं है, जो आवाज तिहाड़ के अंदर रहेगी उसके पीछे लोग जाके करेंगे क्या? तो ये एकदम तय है कि जो भी जितने भी आम आदमी पार्टी का कैडर है वो नई जमीन, अपनी नई सियासी जमीन तलाशेगा। ये जिसकी मैं कहूं कि तस्दीक ये जो पूर्व 7 विधायक थे, जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा तो वो करके कर दिया है। अब आज जिन 16 की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो शायद ये सारी चीजें, ये सारे कयास खत्म हो जाए, वो बिल्कुल स्पष्ट होके चले आए। और अगर अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता बनाने में, सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी को इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। समस्या है कि अरविंद केजरीवाल का थोड़ा सा कद बढ़ेगा और सबसे ज्यादा जो सवाल या निशान जो तीर चलेंगे वो राहुल गांधी पे चलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस बार भी लगातार हैट्रिक में भी कांग्रेस एक भी सीट नहीं निकाल पाती है तो दिल्ली से उसका पूरी तरह से वो कांग्रेस मुक्त, मतलब भारत मुक्त ही हो जाएंगे। बहुत लड़े लेकिन मारे गए। तो वीरगति वाली स्थिति है कांग्रेस के लिए। इतना अच्छा चुनाव उन्होंने मैनेज करके लड़ा इस बार, और क्यों लड़ा भगवान जाने, जबकि उनके पास भी संसाधन है, वो और अच्छा कर सकते थे और अच्छा कॉन्टेस्ट कर सकते थे। लेकिन अब न जाने क्या, जैसे ही चुनाव आते हैं और उसको लग रहा है ना, मानसिक रूप से वो लकवा मार जाता है उनकी आइडियोलॉजी और उनकी लीडरशिप को। वो अपने हाथ में लिया आया हुआ मुद्दा भी ऐसे बिखेरते हैं जैसे मोती बंदर के हाथ में मोती की माला लग जाए। लेकिन अगर चुनाव देखें, अगर जहां से जितनी कांग्रेस बढ़ेगी उतना जो है आम आदमी पार्टी डाउन होती हुई नजर आएगी। ये 22 वर्षा चलता है, क्योंकि 2013 का चुनाव हो, 2015 का चुनाव हो, 2020 का चुनाव हो, इन सब में एक चीज कॉमन निकली है कि जितना आम आदमी पार्टी बढ़ी है उतना ही कांग्रेस नीचे आई है। कांग्रेस का 40% वोट शेयर था 2008 के चुनाव में। 40% से लेकर तब वो शीला दीक्षित सीएम बनी थी और लगातार मतलब बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और लगातार काम होता रहा। लेकिन 2013 में वही वोट शेयर घट करके 25% 24% आ जाता है, 24.5 आता है, फिर 19 आ जाता है, 14% आता है, अभी 4.5% पे आके कांग्रेस टिकी हुई है। और लग रहा है इस बार अगर कांग्रेस का थोड़ा बिगर वोट परसेंटेज बढ़ा तो ये जो है बहुत मुश्किल होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी कॉमन रही है, वक्त बदल गए, कांग्रेस की लहर आ गई, कांग्रेस की लहर चली गई, आम आदमी पार्टी की लहर आई, आम आदमी पार्टी की सुनामी आई जब 54% आम आदमी पार्टी के वोट शेयर पहुंचे थे। लेकिन एक चीज बड़ा कॉमन था, वो है बीजेपी का वोट शेयर। बीजेपी का जो वोट शेयर है वो 32% से लेकर 38 साढ़े 38% के रेंज में रहा, चाहे कितना भी कुछ हुआ हो। तो ये जो बीजेपी के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बीजेपी का जो वोट शेयर है 32-38% वाला जो रेंज है उसको बढ़ा करके उसको 42% पहुंचना है। और जिसकी भी 42% वोट रेंज मतलब वोट परसेंटेज आ जाता है वो दिल्ली की सत्ता में दिल्ली की सत्ता उसी के हाथ में चली जाती है। और इस बार जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी को 10% का जो है वो नुकसान होता हुआ नजर आया है और जो बीजेपी है उसको 10% का फायदा होता हुआ नजर आया वोट शेयर में। तो इस चीज को कैसे देख रहे हैं कि क्या कौन से ऐसे मुद्दे रहे होंगे जिसकी वजह से ये वोट शेयर में अदला बदली हुई है। और ये जो वोट बदला है ये क्या कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुए हैं वोट, जो आम आदमी पार्टी का 10% जो टूटा है वो क्या बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ है या फिर कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ है? देखिए, बीजेपी प्रतीकात्मक राजनीति करने में सबसे ज्यादा माहिर है। बीजेपी चुनाव को किस तरह मैनेज किया जाता है, और बीजेपी के लिए चुनाव ना एक उत्सव होता है। जैसे हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो हर दिन का एक मतलब एक हम वो कहते हैं ना कि एक त्योहार तय है कि पहले हल्दी लगेगी, फिर तेल चढ़ेगा, फिर बारात घुड़चड़ी होगी, फिर बारात विदा होगी, फिर द्वार बारात जाएगी, द्वार चार। तो ऐसे ही बीजेपी के पास वो पूरा मैंडेट, वो पूरा प्रोसीजर है जिसके हिसाब से बीजेपी काम करती है।
आपका जो पहला सवाल था कि जो 10% का गेन है बीजेपी को, उसको आप कैसे देखते हैं, वो मेरा वो उसके लिए नजरिया थोड़ा सा दूसरे तरह के का है। अगर आप 2024 के इलेक्शन को देखें, लोकसभा के इलेक्शन को देखें, तो 52 सीटों पे बीजेपी की विजय हुई है। 2000 उससे पहले का 2019 का इलेक्शन देखें, तब भी 7 सीटें बीजेपी की पास थी। तो जो वोटर, ऐसा नहीं है कि जो विधानसभा में बीजेपी को वोट नहीं देता वो लोकसभा में दे रहा है बीजेपी को वोट, वो बीजेपी का वोटर है। ऐसा बीजेपी को कुछ करना नहीं है, बीजेपी को बस उस पैराडाइम को केवल तोड़ना है कि मोदी वहां भी मोदी यहां भी, बाकी वो वोटर तो है ही बीजेपी का, तभी तो वो दे रहा है वो संसदीय चुनावों में वोट बीजेपी को। और जो मार्जिन ऑफ वो है, अंतर जो जीतने का, वो भी 1.5-2 लाख का है। तो इन्हें एक तरफा वहां वोट जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसे वो बीजेपी का वोटर नहीं है, बस उसे खींच के लाना है बीजेपी के पाले में। अब होता क्या है कि बीजेपी ने चीजों को बड़ी बारीकी से, बहुत ज्यादा बारीकी से मैनेज किया। पहला मैनेज क्या किया कि पहले तो कुंभ के जरिए सनातन को जोड़ा गया, ठीक है, वो बहुत शानदार तरीके से मैनेज हुआ। हाँ, एक हादसा हुआ, उसकी चीजें छुपाई भी गई, पर्दा भी डाला गया, वो पर्दे की वजह भी होती है, उस पर हम चर्चा भी ना करें तो ठीक है। सनातन को एक बड़ा संदेश दिया गया। फिर बटोंगे तो कटेंगे का नारा जो चला, उससे भी एक बहुत बड़ा संदेश गया। तीसरे दिन पहले हवा उड़ी कि 5 फरवरी को जब यहाँ मतदान होगा तो महाकुंभ में मोदी जी महास्नान करेंगे। तो एक सनातन का पुजारी वहां जाके स्नान करेगा, और वहां से माँ गंगा ने मुझे बुलाया वो वाला एक बार फिर शगुफा छोड़ा जाएगा। तो सारे कैमरे तो मोदी पे लगे थे। तो एक जो मीडिया की लहर थी वो पैरेलल चल रही थी दिल्ली के चुनाव में। ये मैनेज किया गया। क्या वो 4 फरवरी को नहीं नहा सकते थे? क्या कुंभ खत्म हो रहा था? क्या वो 6 फरवरी को नहीं नहा सकते थे? क्या कुंभ खत्म हो रहा था? क्या वो 8 फरवरी को नहीं नहा सकते थे? क्या कुंभ खत्म हो रहा था? नहीं, जो तारीख तय की गई वो तारीख तय की गई 5 फरवरी। मोदी जी ने स्नान किया लगभग 11:30 बजे, 11:30 से 12 के बीच में स्नान किया। जो मतदान कितने से कितने तक चलता है? सुबह 6 से शाम 6 बजे तक। तो जिसने भी ये तस्वीरें तेजी से वायरल हुई, सोशल मीडिया का जमाना है, तो जितने भी इम्पैक्टफुल ये थे वो एक रणनीति के हिसाब से तय किया गया। 1 फरवरी को बजट आया। पिछले 10 बजट में निर्मला ने या बीजेपी ने मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया था। इस बार इतना सीना फाड़ के खोल के दिखाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि बीजेपी भी जानती थी कि अगर 27 साल बाद वो वापसी नहीं कर पाती है तो अभी नहीं तो कभी नहीं। ये बीजेपी के लिए भी करो या मरो वाला ही सिम्टम्स है। अगर बीजेपी इस बार सरकार नहीं बना पाती है तो फिर बीजेपी निराश होकर ना दिल्ली के इलेक्शन को छोड़ देगी कि जिस प्रवाह में जा रहा है जाने दो, यमुना में जिस तरह से सियासी नाव बह रही है, जैसी भी बह रही है जाने दो। हम 7 सीट लेके हम जीत ही जा रहे हैं, तो हम अपने वो तो बना संसद में हम अपनी सरकार तो बनाएंगे। तो बीजेपी ने ये भी मैनेज किया। उसके बाद फिर जो कानून व्यवस्था या बाकी चीजें थी वो उस पर भी जो आक्षेप आए। और सबसे बड़ी बात, बीजेपी, अब इसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं का जेल से बाहर निकलना, वो एक हमारे जब आप नई जगह जाते हैं या नए स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना होता है। तो बीजेपी ने पूरे एकदम बारीकी से उसे बुना था पतले धागे से कि ये लोग बाहर आए। और एक, अब जब एक भारतीय मेंटेलिटी है, एक सबकॉन्शियस में रहता है कि ये जेल से आया है, ये जेल से आया, ये जेल से आया, तो वो विश्वसनीयता लगातार गिरती रहती है। और बीजेपी के हर नेता ने हर जगह ये कहा, एक लाइन में 2-2 बार कहा कि आप बेल पर हैं। केजरीवाल जी, आप ध्यान रखिएगा, आप बेल पर हैं, आप बरी नहीं हुए, आप बेल पर हैं, आप बरी नहीं हुए, आप बेल पर हैं। ये बहुत बड़ा संदेश था लोगों के मन में, एक जहन में डालने का कि क्या किसी ऐसे इंसान को दिल्ली की सत्ता एक बार फिर वक्त काफी निकल रहा है, वक्त काफी हो गया वक्त। एक चलते अंतिम सवाल, क्या अगर नजर आता है दिल्ली के चुनाव में, ये चुनाव काफी दिलचस्प है, मेरी नजर में तो काफी दिलचस्प है, क्योंकि मैं जमीन पर उतरा, मैंने लोगों को जाना है, लोगों को समझा है और लोगों के बीच में गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है अभी तक का दिल्ली का चुनाव जो सबसे दिलचस्प चुनाव दिल्ली का रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, इस पे कोई डाउट नहीं है।
10 साल की जो 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसमें वो लोगों में साफ साफ दिख भी रही है। लोग परेशान है सड़कों से, लोग परेशान है पॉल्यूशन से, लोग परेशान है गंगा से, यमुना से, लोग परेशान है पीने के पानी से। तो ये सब चीजें तो लोगों में है, लेकिन अगर यहाँ से चीजें बदलती हैं, यहाँ से अगर चीजें बदलती हुई नजर आती हैं, तो इस बार क्या लगता है कि कौन क्या कुछ बदलाव आएगा दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली की राजनीति में क्या बदलाव आएगा? और संक्षेप में जल्दी से खत्म कीजिए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, बस 10 सेकंड। नहीं, ये लग रहा है कि दिल्ली का चुनाव फंसा हुआ है। हो सकता है मेरे हिसाब से 37-33 का कोई मामला होने वाला है। अगर ये 37-33 का मामला नहीं होता तो फिर 44-28 पे जाके अटकेगा ये मामला। लेकिन 44 किसे मिलेगा, 28 किसे मिलेगा, ये देखने आगे के देखने वाली बात होगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर बीजेपी की सरकार बन भी जाती है तो दिल्ली बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मतलब वो नासूर टाइप का ही रहने वाला है, क्योंकि इतने काम है और इतनी जल्दी वो कैसे इन सारे कामों को करेंगे, ये बहुत बड़ा टास्क होने वाला है दिल्ली के लिए। और उसके बाद ये अगर इन 5 सालों में आम आदमी पार्टी ने खुद को सर्वाइव किया तो अगले आने वाले 2030 में एक बार फिर से वो बाउंस बैक करके दिल्ली की सत्ता पे हासिल हो सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब कि आने वाले वक्त में जो है वो दिल्ली की सत्ता में फिर से अगर अरविंद केजरीवाल वापसी कर सकते हैं और आने वाले वक्त में दिल्ली की जो सत्ता है वो काफी कुछ बदलती हुई नजर आती हुई दिखेगी। और अगर जो भी चुनाव के परिणाम आएंगे उससे चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इससे तीनों पर फर्क तो पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस हमारे खास पेशकश में इतना ही। मैं जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर और ऐसी जानकारी आपको चाहिए तो इस चैनल से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार।